Hello, Akshara. Can you hear me? Should we Good. start? Ma'am, I guess even Samiksha was joining. Yeah. And we also didn't get time to discuss earlier. तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? Yes, Is everything in control? yes, ma'am, I think so. I've also made a schedule yesterday. I'll send it to you. Basically, मैंने उसमें बीकॉम एग्जाम्स के लिए भी टाइम रखा है और अभी मैं मेजरली स्टैट्स पोर्शन पे फोकस कर रही हूँ मैथ्स में एंड लॉ में मोस्टली इट इज़ डन। मैं 2-2 घंटे दे रही हूँ रोज सारे सब्जेक्ट्स को। Okay, सो great. Very आई nice. बिलीव हो जाना चाहिए। ये तुमने कब तक का प्लान रखा है? मैम ये मैंने पूरे मॉक्स तक का रखा है, अगर बीच में कुछ चेंजेस ऑन द स्पॉट हुए तो वो मैं कर लूंगी, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। ठीक, ठीक है। अब हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग समीक्षा, कैसे हो बच्चे? मैम फाइन। Just one moment. I'm trying to adjust something. Also, ma'am, I didn't see my company accounts test, so if you have it and you can send it to Yes, me. I'll just do that. Just do that. अब स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज चेंज इन वैल्यू। तो जब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा, सबसे पहले आप लोगों ने ये सीखा कि देयर कैन बी थ्री फैक्टर्स, देयर आर थ्री फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ विच। ओके, आई जस्ट रीस्टार्ट। जब हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास अटेंड की, हम लोगों ने ये देखा कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो कि एसेट की वैल्यू कितनी है, सेकेंड फैक्टर इज एसेट की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, और थर्ड फैक्टर इज कि एसेट की एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है। इन तीनों चीजों के बेसिस पे ही हम एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। नाउ व्हाट इफ देयर इज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर? अगर इनमें से किसी भी फैक्टर में चेंज आ जाएगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन? तो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इफ देयर इज चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। लेट सपोज मैंने एक कार परचेज की एंड मैंने प्लान किया कि मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगी, और मुझे लगता है कि मेरी कार की लाइफ होगी 7 इयर्स। आफ्टर 3-4 इयर्स मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी कार की यूजेज कम है, मेरी मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कार की लाइफ और ज्यादा होगी। पहले मेरा एस्टिमेट था 7 ईयर, बट अब मुझे लग रहा है कि कार की एस्टिमेटेड लाइफ इससे ज्यादा होगी। तो अब नेक्स्ट ईयर मैं डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूं? व्हाट इफ देयर इज चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ? सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी, व्हाट इफ देयर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट? तो कई बार कंपनी अपने सारे एसेट्स की रीवैल्यूएशन करवाती है। हम लोग अपनी बुक्स में एसेट्स को कैरी कर रही हैं,
उसकी परचेज प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। मैंने अपनी कार की वैल्यू कार परचेज की 10 लाख में, 2 साल जो भी उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, उसका जो नेट अमाउंट है वो मेरी बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉर्डेड है। नाउ व्हाट इफ आई फील कि कार की रियल वैल्यू पता करते हैं और अपनी बुक्स में रियल वैल्यू को अपडेट करते हैं, तो मैं अपने एसेट को रीवैल्यू करवाने गई। तो अब जब एसेट की वैल्यू चेंज हो गई तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? एंड थर्ड वुड बी, व्हाट इफ देयर इज चेंज इन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन? मैं अपनी कार की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती थी स्ट्रेट लाइन मेथड पे, बट गवर्नमेंट का एक लॉ आया कि स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं फॉलो करना, रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करना है। या फिर मुझे ही लगा कि जो हमारी कंपनी है इसके एसेट्स की सही वैल्यू तब हो पाएगी, ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन फाइनल अकाउंट्स में तब हो पाएगी अगर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करेंगे। तो मैंने किसी भी रीजन की वजह से मेथड ही चेंज कर दिया, पॉलिसी ही चेंज कर दी। तो अब एसेट की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? तो हम लोगों ने आज वाले सेशन में 3 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। What if there is change in estimated life of an asset or in value of the asset or in the method of calculating depreciation? तीनों टॉपिक्स की हम 2 to 3 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला कैटेगरी है व्हाट इफ देयर इज चेंज इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एसेट की कॉस्ट प्राइस है 5 lakhs, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 years। एट एंड ऑफ थर्ड ईयर हमें पता चला एसेट की लाइफ है 5 more years, कि एसेट को 5 साल और यूज किया जा सकता है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी। अगर कंपनी यूज कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ईयर 1 में एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? ईयर 1 में एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। स्क्रैप वैल्यू मुझे गिवन नहीं है तो निल, और पहले मुझे क्या लगता था लाइफ कितनी है 5, तो मैंने फर्स्ट ईयर एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की होगी? 1 लाख। अगर मेरे से कोई पूछे कि इस दिन ईयर 1 के एंड में मेरे पास बुक्स में एसेट की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख। सिमिलरली ईयर 2 में स्ट्रेट लाइन मेथड है तो मैंने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की होगी? 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 लाख। और ईयर 2 के एंड पे मेरे बुक्स में एसेट की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 3 lakhs। ईयर 3 में जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने गई तो मुझे पता चला एसेट की लाइफ और कितनी है? 5 साल और है। अब जो आपने याद रखना है कि जो डेप्रिसिएशन है वो ईयर एंड एक्टिविटी है। कोई भी बिजनेसमैन डेली बेसिस पे डेप्रिसिएशन के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो तो डेप्रिसिएशन के बारे में सोचता ही कब है? 31 मार्च को, जिस दिन बुक्स में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, वो एक ईयर एंड एक्टिविटी है। तो मैंने 31 मार्च को भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी। मुझे पता चला कि एसेट की लाइफ 5 साल और है, तो जितनी भी मेरी बुक्स में एसेट की वैल्यू है अब मुझे उसे कितने सालों में राइट ऑफ करना है? 6 years में। ये 6 years कैसे आया? मुझे थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी है और 5 साल और है, मतलब मुझे अपनी बुक्स में एसेट को राइट ऑफ करना है दिस ईयर प्लस 5 years में, तो मुझे 6 years में एसेट को राइट ऑफ करना है। और आज की डेट में मेरी बुक्स में एसेट की वैल्यू आ कितनी रही है? 3 लाख रुपीज। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 50,000। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। आईसीआई की बुक के क्वेश्चन के थ्रू चेक करते हैं कि हमें अच्छे से समझ आया कि नहीं। हाँ जी, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 10। मेजर्स अंशुल एंड कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2017। इस दिन इन्होंने अपनी प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया 7 lakhs में। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 15% पे डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस पे ओवर द इयर्स। इनकी परचेजेस ये हुई हैं, जनवरी 18 में परचेज की गई 1,50,000 की एंड जनवरी 21 में परचेज की गई 2 लाख रुपीज की।
1 जनवरी को कंपनी ने अपना मेथड ही चेंज कर दिया एंड डेप्रिसिएशन का रेट उन्होंने कर दिया स्ट्रेट लाइन मेथड। इस डेट पे सारे एसेट्स की वैल्यू को रीअसेस किया गया। हमें पता चला कि जो एसेट 1 जनवरी से पहले परचेज किए गए थे उनकी लाइफ है 6 इयर्स एंड जो एसेट्स उस डेट के बाद में परचेज किए गए हैं उनकी लाइफ है 10 इयर्स। हमें बोला गया कि आप बताओ कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 31 दिसंबर 2021 को। ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया। मैं पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, आप वो सॉल्व करो, फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। एक कंपनी ने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 10 इयर्स की। उनके अकॉर्डिंग एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ है 5 इयर्स। ईयर 3 के एंड में कंपनी को रियलाइज हुआ कि जो एसेट की लाइफ है दैट इज ओनली 2 more years। तो आप लोगों को कैलकुलेट करके बताना है कि ईयर 3 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी। एक और केस है, प्लांट एंड मशीनरी है 10 lakhs की, एसेट की लाइफ है 5 इयर्स एंड कंपनी को ईयर 3 की बिगनिंग में ये फील हुआ कि जो एसेट की लाइफ है दैट इज ओनली 2 more years। सॉरी, यहाँ पे ईयर 4 आएगा। और हमें बताना है कि एसेट की ईयर 3 की डेप्रिसिएशन कितनी है। ध्यान से देखो, मैंने मेन चेंज क्या किया है। जो मेन चेंज है दोनों केसेस में, एक केस में मैंने आपको ये बोला कि हमने लाइफ कब चेक की एसेट की, पूरा साल खत्म होने के बाद। एक केस में मैंने लाइफ कब चेक की, अभी साल शुरू ही हुआ था तब चेक किया। इसी चीज से पता चलेगा कि आपका डिनोमिनेटर क्या रहेगा। अब देखो फर्स्ट केस में क्या होगा। सबसे पहले ईयर 1 में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की गई होगी, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, 2 lakhs की। तो एसेट की बुक वैल्यू कितनी आ रही होगी, बुक्स में एसेट किस वैल्यू पे आ रहा होगा, 8। ईयर 2 में फिर से हमने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की होगी, 2, एसेट की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 6। ईयर 3 में फिर से डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की होगी, 2, और एसेट की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 4। ईयर 4 में जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने गए तो हमें पता चला कि एसेट की लाइफ 2 साल और है। तो अब मेरी डेप्रिसिएशन कितनी बन जाएगी, मेरे बुक्स में एसेट की वैल्यू है 4 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय, मुझे ईयर 4 की डेप्रिसिएशन भी अभी राइट ऑफ करनी है और 2 साल और, तो मुझे एसेट को राइट ऑफ करना है 3 सालों में। तो मेरे पास एसेट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 lakhs डिवाइडेड बाय 3, विच गिव्स मी। सेकेंड केस में देखो क्या होगा। एसेट की वैल्यू है 10 लाख रुपीज, लाइफ है 5 इयर्स, और मुझे ईयर 3 की बिगिनिंग में लगा कि एसेट की लाइफ सिर्फ 2 साल ही और बची है। अब ईयर 1 में एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की होगी हमने, सेम 2 lakhs, और बुक वैल्यू कितनी आ रही होगी, 8 lakhs। ईयर 2 में हमने फिर से डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर दी होगी, 2, और बुक वैल्यू कितनी आ रही होगी, 6। ईयर 3 की स्टार्टिंग में ही मुझे पता चल गया कि एसेट की लाइफ कम है एंड अभी मुझे ईयर 3 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो बुक्स में एसेट तो कितने का आ रहा है, 6 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर डिनोमिनेटर 2+1 नहीं बनेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सिर्फ कितना रहेगा, 2। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैंने ईयर की बिगिनिंग, लेट्स से कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, मुझे जनवरी में ही पता चल गया कि एसेट की लाइफ सिर्फ 2 साल और है, तो मैं करंट ईयर 2025 में एक तो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करूंगी और एक 2026 में। मुझे 2 साल में एसेट को फुली राइट ऑफ करना है अपनी बुक्स में। जब मैंने बिगिनिंग में किया मुझे जनवरी में ही पता चल गया, तो जब मैं 31 दिसंबर 2025 को डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करूंगी, मुझे पता है कि अब मुझे राइट ऑफ करना है इस साल और अगले साल में मिला के, तो यहां पर हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। क्रैम नहीं करना, समझना है। जब हमें पता चला था 31 दिसंबर को, तो हमें पता चल, लेट से मैं आपको बोलूं 31 दिसंबर 25,
कि आपके एसेट की लाइफ है 2 more years, तो आपके अकॉर्डिंग एसेट अभी कितनी देर तक यूज होगा? एसेट यूज होगा 31 दिसंबर 25 से 26, 26 से 27। तो जब आप 25 की डेप्रिसिएशन राइट ऑफ रिकॉर्ड करोगे तो 25 की डेप्रिसिएशन, 26 की, 27 की, इस अकॉर्डिंग आप वैल्यू करोगे, क्योंकि एसेट को खत्म कब तक करना है अपने बुक्स में? 31 दिसंबर 27 तक। बट अगर मैं आपको बोलूं 1 जनवरी 2025 को कि जो एसेट की लाइफ है वो सिर्फ 2 साल और है, तो इसका मतलब कि मुझे एसेट को कब तक खत्म करना है? 1 जनवरी 27 को, मतलब 31 दिसंबर 2026 तक मेरी बुक्स में एसेट खत्म हो जाना चाहिए। तो मेरे पास कितने साल है एसेट को राइट ऑफ करने के लिए? 2025 एंड 2026, 2 years। अब इस टॉपिक पे ही अप्लाई करते हैं। इसमें एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी आ गया, चेंज इन मेथड भी आ गया, और आपको बहुत इजी लगेगा। 99% अब आप एक टॉपिक खुद ही सॉल्व कर पाओगे बिना मेरे टॉपिक पढ़ाए। हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी ने बिजनेस शुरू किया है जनवरी 17 को, प्लांट परचेज किया है 7 lakhs का, एंड कंपनी पॉलिसी फॉलो कर रही है 15% पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना WDV मेथड पे। फिर 2018 में एक एसेट परचेज किया 1,50,000 का, और 2021 में परचेज किया 2 लाख का। 2021 को मेथड चेंज हो रहा है। इस दिन मेथड चेंज किया, स्ट्रेट लाइन तो लाइफ चेक की, तो हमें पता चला कि जो पुराने एसेट्स हैं, ये एसेट नंबर 1 और एसेट नंबर 2, इनकी लाइफ है 6 years, एंड जो नया एसेट खरीदा है इसकी लाइफ है 10 years। तो देखो हम 2021 की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मुझे इस क्वेश्चन में 3 एसेट्स गिवन है, एसेट 1, एसेट 2 एंड एसेट 3। एसेट 1 1 जनवरी 17 को मैंने परचेज किया था 7 लाख रुपीज का। एसेट 2 मैंने 1 जनवरी 18 को परचेज किया था 1,50,000 का। एंड एसेट 3 मैंने 1 जनवरी 21 को परचेज किया था 2 लाख रुपीज का। तो सबसे पहले एसेट 1 की 2017 की डेप्रिसिएशन कितनी हुई होगी? पहले कंपनी कौन सा मेथड फॉलो करती थी? WDV। तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी हुई होगी? 7 लाख का 15%, विच गिव्स मी 1,05,000। और 31 दिसंबर 17 को मेरी बुक्स में एसेट की वैल्यू आ गई होगी 5,95,000। देन 2018 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 2018 की डेप्रिसिएशन कितनी रही होगी? 5,95,000 का 15%, विच इज 8,9250। 31 दिसंबर 18 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5,05,750। देन 2019 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। आपके पास माइनस करके आ जाएगा 429,887.5। ये वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 19 की। सिमिलरली 31 दिसंबर 20 की वैल्यू आ जाएगी 365,404। ये जो सेकंड एसेट है जो हमने 1,50,000 का परचेज किया था, इसमें यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं होगी, फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी 2018। इसकी फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,27,500। सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद यू विल गेट अ वैल्यू 1,08,375। एंड थर्ड ईयर के की डेप्रिसिएशन के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 92,119। अब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं 31 दिसंबर 21। हमें पता चला कि इस एसेट की लाइफ कितनी रह गई है? 6 years। और हमें ये किस दिन पता चला? January 21, ईयर की बिगिनिंग में ही हमें पता चल गया कि इस एसेट की लाइफ कितनी रह गई है? 6 years। इसकी भी लाइफ कितनी रह गई है? 6 years।
एंड इसकी लाइफ कितनी रह गई है, 10 ईयर्स। अभी तक हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे WDV से, बट इस साल कंपनी ने मेथड ही चेंज कर दिया। तो अब 31 दिसंबर 2021 को हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 365,404 डिवाइडेड बाय 6, 92,119 डिवाइडेड बाय 6, 2 lakhs divided by 10, you will get 60900 15353 this would be our final answer. I hope आप सबको अच्छे से समझ आया है। Yes, ma'am. Yes, We ma'am. solve question number 11 and 12, नहीं ओनली क्वेश्चन नंबर 11, फिर आगे देखते हैं हम। हमें बताया गया एसेट की लाइफ है 6 लाख, एसेट की कॉस्ट है 6 lakhs, स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉलो हो रहा है, एसेट की लाइफ है 10 ईयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू है 0। फर्स्ट 3 ईयर्स तक के लिए यही मेथड से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे। थर्ड ईयर के एंड में हमें पता चला कि एसेट की लाइफ है 5 ईयर्स। अब मुझे फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। देखो कितना स्पेशल पॉइंट है, उन्होंने बोला कि थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने के बाद हमने रिवैल्यूएशन करवाई है। तो वो बोल तो रही है कि हमने रिवैल्यूएशन एट एंड ऑफ ईयर करवाई है, बट कंसेप्चुअली ये बना क्या कि रिवैल्यूएशन कब हुई है, एट बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। 3 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है, डेप्रिशिएटेड ऑन दिस फॉर 3 ईयर, 3 साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है। उसके बाद थर्ड ईयर के बाद हमने चेक किया कि एसेट की लाइफ कितनी है और 5 साल। तो ईयर 1 की डेप्रिसिएशन आपके पास आई होगी 6 lakhs डिवाइडेड बाय 10, 60,000। सिमिलरली क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ईयर 2 एंड ईयर 3 की डेप्रिसिएशन भी आई होगी 60,000। तो आपके पास बुक वैल्यू आ रही होगी ईयर 3 के एंड में 6 लाख माइनस 1,80,000, 4,80,000, 4,20,000 बनेगा ना। अब मुझे फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 विच गिव्स मी 84,000। क्लियर है जी। 14th क्वेश्चन करो। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इफ देयर इज चेंज इन मेथड। आपने ऑलरेडी उसका टेस्ट तो ले ही लिया, अब फॉर्मेलिटी के लिए कर लेते हैं। व्हाट इफ अ कंपनी डिसाइड कि हम मेथड चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 10 lakhs की। उन्होंने डिसाइड किया कि हम WDV मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। ईयर 3 में कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं, हम तो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे। तो जब कोई कंपनी मेथड चेंज कर रही है, आपके सिलेबस में है कि आपने ये एज्यूम करना है कि वो प्रोस्पेक्टिव चेंज है। चेंज दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है प्रोस्पेक्टिव चेंज, एक हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। जो प्रोस्पेक्टिव चेंज है उसका मतलब है कि ये चेंज आज से अप्लाई करना है विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे, कि पुराने 2 सालों में जो होना था हो गया, पर थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से लगाना। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। रेट्रोस्पेक्टिव चेंज जो होता है विद इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट। रेट्रो मतलब होता है पुराना, पुराने जमाने से चेंज करो, मतलब कि पिछले साल जो पहले साल की डेप्रिसिएशन है उसे भी ठीक करो। वो WDV नहीं होनी चाहिए थी, SLM होनी चाहिए थी। दूसरे साल की भी SLM होनी चाहिए थी, और अब तीसरे साल की भी SLM करो। तो रेट्रोस्पेक्टिव हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपने एज्यूम करना है कि प्रोस्पेक्टिव चेंज है, आज से मेथड चेंज हुआ है। अब अगर ये मेथड चेंज हुआ है तो डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एसेट था 10 lakhs का, डेप्रिसिएशन का रेट था 10%। तो ईयर 1 में मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 10,000 की, 1 लाख की सॉरी। और मेरे पास बुक्स में एसेट की वैल्यू कितनी रह गई होगी, बुक वैल्यू क्या आ रही होगी, 9 lakhs। ईयर 2 में
मैंने 9 लाख पे 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, डेप्रिसिएशन आई होगी 90,000 और बुक वैल्यू रह गई होगी 8,10,000। जब हम ईयर 3 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे तो हमें कंपनी ने बताया आज से मेथड हो गया है चेंज। तो हमें एसेट की वैल्यू पता है 8,10,000। कंपनी जब हमें मेथड चेंज बताएगी तो साथ में लाइफ भी बताएगी, हम उस लाइफ के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज चेंज इन मेथड। थर्ड, तीनों टॉपिक से बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और आसान टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है अगर कंपनी एसेट की वैल्यू ही चेंज करते, रीवैल्यूएशन करवानी। तो लेट्स से मेरी बुक्स में एक एसेट की वैल्यू आ रही थी 8 लाख। मुझे लगा कि मैं अपनी कंपनी के सारे एसेट्स को रीवैल्यू करवाती हूँ ताकि जो मेरे एसेट की बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। तो दो चीजें हो सकती हैं। एक केस हो सकता है कि मेरे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई रीवैल्यूएशन करवाने से, और सेकेंड केस हो सकता है कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। लेट्स से एसेट की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 10 लाख और सेकेंड केस डिक्रीज होके हो गई 7 लाख। दोनों केसेस में हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जब वैल्यू इंक्रीज हुई है तो एसेट को डेबिट करेंगे, जब वैल्यू डिक्रीज हुई है तो एसेट की वैल्यू कम करने के लिए उसे क्रेडिट कर देंगे। अब जो प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को कॉन्जर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम P&L में नहीं लेके जाएंगे, हम एक रिजर्व बनाएंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व। जो लॉस हुआ है तो कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है जैसे ही लॉस का पता चले साथ के साथ बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। अब हम एंट्री करेंगे P&L टू एसेट। तो जब इंक्रीज होगी वैल्यू आपके पास एंट्री बनेगी एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, और जब डिक्रीज होगी तो एंट्री बनेगी P&L टू एसेट। इंक्रीज हो रही है 2 लाख से, डिक्रीज हो रही है 3 लाख से। कई बार कंपनी फिर से रिवैल्यूएशन करवाती है, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। 5-6 साल बाद कंपनी ने फिर से रिवैल्यूएशन करवाई। अब जब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन करवाई फिर से, शायद एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो, शायद एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो। तो अगर कंपनी ने पहले एसेट को रिवैल्यू करवाया, इंक्रीज हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला गया, अब पता चला और इंक्रीज हो गया, तो जब इंक्रीज हो गया सेम एंट्री आ जाएगी एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। पहले इंक्रीज हो गया था अब डिक्रीज हो गया तो लॉस हो गया, लॉस तो कहां पर जाता है P&L में, बट इस केस में ऑलरेडी प्रॉफिट पड़ा तो है रिवैल्यूएशन रिजर्व में, तो हम लॉस को कहां पर लेके चले जाएंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में। यहां पर हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व P&L टू एसेट। तो जितना भी अमाउंट अवेलेबल है उतना लॉस तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिकवर कर लेंगे, पर मान लो लॉस 2 लाख से भी ज्यादा का हो गया तो बाकी का लॉस कहां से कवर करेंगे, P&L से। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली एसेट डेबिट होगा, एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो एसेट क्रेडिट होगा। अब जब इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट हम P&L में नहीं लेके जाएंगे, हम प्रॉफिट को लेके जाएंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में, कॉन्जर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट। जब लॉस हुआ हम अपने लॉस को P&L में ही रिकॉर्ड करेंगे। कुछ टाइम के बाद कंपनी ने फिर से रीवैल्यू करवाया, रीवैल्यू करने के बाद फिर से इंक्रीज हो गया, सेम एंट्री, फिर डिक्रीज हो गया, तो अब लॉस को P&L में लेकर जाने की बजाय हम कहेंगे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व अवेलेबल है, यहां से लॉस को रिकवर करो। और ज्यादा लॉस हुआ है तो उसे कहां पर ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, P&L में। सेकेंड केस में देखो क्या होगा, जब एसेट की वैल्यू, हम पहले लॉस हुआ था फिर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हुई, शायद एसेट की वैल्यू अब इंक्रीज हो जाए और शायद डिक्रीज हो जाए। अगर इंक्रीज हो गई तो हम लोग प्रॉफिट कहां पर लेके जाएंगे, एसेट टू P&L। जितना P&L में पहले लॉस गया था उतना प्रॉफिट कहां चला जाएगा, P&L में। अगर उससे भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो चला जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। पहले लॉस हुआ था फिर से लॉस हो गया तो एंट्री बन जाएगी P&L टू एसेट। तो हमारे लिए ये दो एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के थ्रू इसे चेक करते हैं, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड रेपिटेटिवली इन एग्जाम। आपकी बुक्स में स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 19, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। एक कंपनी के प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की बुक्स में वैल्यू आ रही है 35 लाख। रीवैल्यूएशन सरप्लस, उनके पास बुक्स में पहले से ही सरप्लस पड़ा है 3 लाख। कंपनी हर साल रिवैल्यूएशन करवाती है
तो कंपनी ने रीवैल्यूएशन करवाई और ये 3 डिफरेंट डिफरेंट केसेस गिवन। हमें पूछा गया कि जर्नल एंट्री बताओ और बताओ क्या होगा। पहले था एसेट की वैल्यू 35 लाख रुपीज, अब हो गई है 37 लाख रुपीज। तो हम एसेट की वैल्यू बढ़ा देंगे, 2 लाख से इंक्रीज करेंगे, अपवर्ड रीवैल्यूएशन। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, एसेट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। सेकेंड केस, एसेट की वैल्यू थी 35, अब एसेट की वैल्यू रह गई है 33, मुझे लॉस हो गया 2 लाख का। मैं लॉस रीवैल्यूएशन रिजर्व से कितना रिकवर कर सकती हूँ, 3 लाख का। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे 2 लाख से टू एसेट। थर्ड केस में एसेट की वैल्यू रह गई 31 लाख, लॉस कितना हो गया 4 लाख का। रीवैल्यूएशन रिजर्व से कितना रिकवर करेंगे 3, पीएनएल से कितना रिकवर करेंगे 1, 2, एसेट की वैल्यू कितनी डिक्रीज कर देंगे 4 लाख। क्या सबको अच्छे से समझ आया है?